Hello students, in earlier classes as you know we were discussing about the various methods of sample collection. In the last class we discussed about stratified sampling. In today's method we will discuss the rest of the methods of non-random sampling. So let's continue our discussion and start with the systematic sampling. What is systematic sampling? When the sample is selected on the basis of numerical, alphabetical और geographical order, किसी न किसी ऑर्डर के बेसिस पे अगर सैंपल सेलेक्ट किए जाएँ, ठीक है, तो उसे हम सिस्टमैटिक सैम्पलिंग बोलेंगे। बिकॉज हमने वहाँ पे एक सिस्टम बना दिया है कि इस बेसिस पे हम सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल एक इसका लेते हैं कि मान लीजिए आपकी क्लास में से हमें कुछ स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं और ये कह दिया जाए कि हर 5th स्टूडेंट हम सिलेक्ट करेंगे, मतलब 5 के मल्टीपल्स में स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे, मतलब रोल नंबर 5, 10, 15, 20, 25 इस तरीके से हम सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं। तो ये कौन सी सैम्पलिंग हुई? क्योंकि हम न्यूमेरिकल बेसिस पे सैम्पलिंग कर रहे हैं, सो दिस मेथड वुड बी सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। इस मेथड को हम सिस्टमैटिक सैम्पलिंग कहेंगे, ठीक है। तो इस तरह की मेथड सैम्पलिंग को सिस्टमैटिक कह रहे हैं, जहाँ पे क्या हो रहा है, या तो न्यूमेरिकल बेसिस पे या अल्फाबेटिकल बेसिस पे या फिर ज्योग्राफिकल बेसिस पे जब सैंपल सेलेक्ट किए जाएँ, ठीक है, उसे सिस्टमैटिक सैंपल कह रहे हैं, ठीक है। चलिए अब कुछ मेरिट डिमेरिट इसके देख लेते हैं। मेरिट क्या है कि सिंपल मेथड, ठीक है। देखिए आपने जब सिस्टम ही एक बना दिया कि भैया 5th स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है, 10th को करना है, तो उसमें अब कुछ सोचने की ज़रूरत ज़्यादा है नहीं कि हर 5th स्टूडेंट को 5 के मल्टीपल्स में स्टूडेंट रोल नंबर को आप सेलेक्ट कर लीजिए। क्या सोचना है इसके अंदर, कोई डिफिकल्टी नहीं है, तो सिंपल मेथड ये है। दूसरा, पर्सनल बायस इसके अंदर बिल्कुल भी इन्वॉल्व होने के चांसेस इसमें नहीं होते, ठीक है। सबसे कम पर्सनल बायस इन्वॉल्व होने के चांसेस नॉन रैंडम सैम्पलिंग में यही है, ठीक है। रैंडम में तो हो ही नहीं सकती है पर्सनल बायस इन्वॉल्व, नॉन रैंडम में हो सकती है पर्सनल बायस इन्वॉल्व, लेकिन सबसे कम चांसेस इसी मेथड के अंदर होते हैं। क्योंकि अब 5th रोल नंबर, 10th रोल नंबर, 15th रोल नंबर, 5 के मल्टीपल में जो रोल नंबर सेलेक्ट होंगे उनको सेलेक्ट करना नहीं करना अब मेरे हाथ में नहीं है। अगर पर्सनल बायस होती तो उनको सेलेक्ट करना है नहीं करना ये मैं सोच सकता था, लेकिन अब जब ये मेरे हाथ से निकल गया है क्योंकि सिस्टम बन गया है, तो सबसे कम पर्सनल बायस इसके अंदर ही इन्वॉल्व होती है। ये इसका एक मेरिट है। चलिए डीमेरिट भी देख लेते हैं कि क्या इसके डीमेरिट्स है, ठीक है। सर्व्स नो स्पेसिफिक पर्पस, ठीक है। देखिए जब हमारी पॉपुलेशन होमोजीनियस है, सिमिलर नेचर की है, तो कुछ खास पर्पस ये सॉल्व नहीं करता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम बल्ब बनाने के फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं और वहाँ पे सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं कि हर 10th बल्ब, हर 15th बल्ब आपको सेलेक्ट करना है, तो हर 10th बल्ब, 15th बल्ब, 20th बल्ब ऐसा आपको सेलेक्ट करना है। तो सारे बल्ब एक ही जैसे हैं, बार बार इनको हर 5वें नंबर के बल्ब को सेलेक्ट करके कुछ खास आपको इन्फॉर्मेशन इसमें मिलने वाली नहीं है। तो इट सर्व्स स्पेसिफिक नो स्पेसिफिक पर्पस व्हेन द पॉपुलेशन इज होमोजीनियस, कुछ खास इसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं है। चलिए दूसरा है आपके कि चांसेस ऑफ इक्वल सिलेक्शन इज नॉट पॉसिबल। देखिए अब पता है कि भैया सिस्टम बन गया है, 5th, 10th, 15th ऐसे रोल नंबर ही सिलेक्ट होने वाले हैं, तो जो इनके बीच में जो नंबर्स आ रहे हैं उनके चांसेस ऑफ सिलेक्शन खत्म हो गए, ठीक है, उनको हम सिलेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो उनके ये जो इक्वल चांसेस का जो है इसमें सिलेक्शन का चांस जो होता है इक्वल, वो पहले ही नॉन रैंडम में तो होता नहीं। रैंडम में इक्वल चांस होते हैं, नॉन रैंडम में नहीं होते। उसमें भी सबसे कम चांसेस जो हैं इक्वल सिलेक्शन के या सिलेक्शन के, वो इसी सिस्टमैटिक सैंपल में ही होते हैं, ठीक है। मान लीजिए 45 से 50 स्टूडेंट्स में से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको सबसे ज़्यादा सेलेक्ट किया जाना चाहिए था, या उसमें से ज़्यादा सेलेक्ट किए जाने चाहिए, लेकिन या तो 40 या 45 होगा या फिर 50 होगा। तो ये जो है बीच के जो बच्चे वो अनसेलेक्टेड रह गए, ठीक है। तो ये इसके अंदर एक डीमेरिट है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये मेथड हमारा हो गया सिस्टमैटिक सैम्पलिंग मेथड। आगे दो मेथड और बचे हमारे पास। कोटा सैम्पलिंग पहला आ रहा है। कोटा सैम्पलिंग के अंदर क्या करना है, कोटा वर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा, एक फिक्स परसेंटेज डिसाइड करना है। जब आप एक फिक्स परसेंटेज डिसाइड कर लेते हैं तब वो कोटा सैम्पलिंग होती है। सर मतलब मान लीजिए टोटल पॉपुलेशन में से आपने एक सैंपल सेलेक्ट किया और इस सैंपल में से भी इतने आइटम्स
कुछ परसेंटेज फिक्स आपने कर दिया, ये ऐसे होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे को 10 स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं और मेरे को बोला जाए कि सर 10 स्टूडेंट्स आउट ऑफ टोटल 10 करने हैं, तो पहले बात तो मैं सैंपल सेलेक्ट कर रहा हूँ और सैंपल में मेरे को बोला जाए कि ये जो सैंपल है इसमें से 60% गर्ल्स होनी चाहिए, तो एक कोटा फिक्स कर दिया गया है गर्ल्स के लिए कि सैंपल में 60% तो गर्ल्स होंगी ही होंगी। ठीक है, आउट ऑफ 40 स्टूडेंट्स 10 सेलेक्ट कर रहे हैं तो सैम्पलिंग मेथड। अब सैम्पलिंग में भी कैसे सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं कि गर्ल्स का कोटा फिक्स कर दिया है, गर्ल्स का परसेंटेज, गर्ल्स का नंबर फिक्स कर दिया है कि इतना तो हमको लेना ही लेना है। ठीक है, मिनिमम हमने उनको फिक्स कर दिया, तो दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग इज कोटा सैम्पलिंग। ठीक है, इसको हम कोटा सैम्पलिंग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका कन्वीनियंस। अच्छा, एक इसका कुछ मेरिट डिमेरिट आपको ज़्यादा एक्सप्लेन किया हुआ नहीं है, एक छोटा सा इसके अंदर बता देता हूँ कि पर्सनल बाइस कोटा सैम्पलिंग के अंदर इन्वॉल्व होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, किसको लेना है किसको नहीं लेना है, कोटा किसका बढ़ाना है कम करना है, ये इन्वेस्टिगेटर अपने हिसाब से डिसाइड करता है। तो यहाँ पे पर्सनल बायस जो है इन्वेस्टिगेटर का इन्वॉल्व होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। कोटा सैम्पलिंग का एक डीमेरिट है। इजी मेथड तो नहीं है, ठीक है, हम ऐसा तो नहीं कह सकते इजी मेथड है। ठीक है, एक मेरिट इसका ये कह सकते हैं कि एक्सपेंसिव मेथड थोड़ा कम होता है। ठीक है, ये इसके एक मेरिट हम इसमें काउंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आ रहा है आपका कन्वीनियंस सैम्पलिंग। अब ये नाम में जिसकी कन्वीनियंस है वो सैम्पलिंग तो कितनी ज़्यादा ईजी हो गई है। ठीक है, या सबसे ईजीएस्ट ऑफ ऑल अगर कहेंगे कन्वीनियंस सैम्पलिंग, कि कोई स्ट्रेटा नहीं है, कोई ग्रुप्स नहीं है, कोई परसेंटेज नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। ठीक है, आपके हिसाब से आप अपनी कन्वीनियंस पे सैंपल सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको लगता है ज़्यादा सैंपल सेलेक्ट करने, ज़्यादा नंबर का बड़ा सैंपल होना चाहिए तो आपकी इच्छा। आपको लगता है कि कम छोटे अमाउंट का सैंपल, छोटे आइटम्स का सैंपल होना चाहिए तो वो भी आपकी इच्छा। कौन से आइटम्स उसमें सेलेक्ट किए जाने चाहिए वो भी आपकी विल पे है, वो भी आपकी कन्वीनियंस पे है। तो ये जब किया जाता है तो उसे कन्वीनियंस सैम्पलिंग कहा जाता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर आप एक फूड इंस्पेक्टर हैं, ठीक है, तो रेस्टोरों में जाके कौन से रेस्टोरों में जाना है वो भी आपके ऊपर है, कितने रेस्टोरों में जाना है चेक करने के लिए वो भी आपके ऊपर है, वहाँ पे जाके ज़्यादा सैंपल सेलेक्ट करने हैं वो भी आपकी विल के ऊपर है, वहाँ पे जाके कम सैंपल सेलेक्ट करने हैं, कौन से सैंपल सेलेक्ट करने हैं, सब कुछ आपके ऊपर आपकी विल पे डाल दिया। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से उसे चेक करते हैं, दैट इज कन्वीनियंस सैम्पलिंग। अब देखिए फ़ायदा, इसमें फ़ायदा तो है, कुछ एक मेरिट ये है कि कभी कभी हम रूल स्पेसिफाई नहीं कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल दिया, फूड इंस्पेक्शन के केसेस में रूल डिसाइड नहीं किए जा सकते हैं कि इतने लोगों को चेक करना है, इतने रेस्टोरेंट को चेक करना है, इतनों को नहीं करना है। ठीक है, इनमें से भी इसी चीज़ों को चेक करना है, ऐसा हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कि सिर्फ पनीर की सब्जी चेक करो बाकी चेक मत करो, ऐसा डिसाइड ये किया जाना पॉसिबल नहीं है, इसके लिए रूल बनना पॉसिबल नहीं है। तब वहाँ पे कन्वीनियंस सैम्पलिंग ही काम आती है, ह्यूमन इंटेलिजेंस, ह्यूमन प्रेजेंस ऑफ माइंड ही काम आता है। लेकिन इसी के साथ साथ एक डीमेरिट इसके साथ जुड़ गया है। डीमेरिट बहुत बड़ा है, क्या है कि पर्सनल बायस इसके अंदर सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकती है। ठीक है, फूड इंस्पेक्टर किसको सेलेक्ट करेगा किसको नहीं करेगा सब कुछ उसी के ऊपर आ गया है। तो ये एक बहुत बड़ा डीमेरिट इस कन्वीनियंस सैम्पलिंग के अंदर होता है। क्लियर है? तो ये नॉन रैंडम सैम्पलिंग के 5 टाइप्स हमने किए थे। पहला आया था डेलिब्रेट सैम्पलिंग, जिसे पर्पसिव सैम्पलिंग भी कह रहे थे। दूसरा आया था हमारा स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, तीसरा आया सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, फिर आया कोटा सैम्पलिंग और लास्ट में आया आपका कन्वीनियंस सैम्पलिंग। ठीक है, नॉन रैंडम सैम्पलिंग के 5, रैंडम के 2 थे, लॉटरी और टेबल मेथड। क्लियर है? तो ये सैम्पलिंग मेथड्स हमने कर लिए हैं कि किस तरह से सैंपल हम कलेक्ट कर सकते हैं। Okay, so that's all for today. We will continue our discussion in next class. Thank you.